मेरे नीट के स्कोर पे मुझे कौन सी काउंसलिंग करनी चाहिए, मुझे एमसीसी काउंसलिंग से कॉलेज मिलेगा क्या, मुझे एमसीसी काउंसलिंग करानी चाहिए या फिर मुझे महाराष्ट्र सीईटी से लिए काउंसलिंग करानी चाहिए, किससे मुझे कंफर्म है कि कॉलेज मिलेगा। तो इस सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो में। तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्राजक्ता दंडी में, आई एम थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जीएमसी लातूर। तो अभी बहुत सारी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, एमसीसी काउंसलिंग, महाराष्ट्र सीईटी सेल की काउंसलिंग, अदर स्टेट्स की काउंसलिंग, आयुष काउंसलिंग। तो हमें इसमें से कौन सी करनी चाहिए। तो आप किसी काउंसलर को ज्वाइन हो गए तो काउंसलर तो आपको कोई भी काउंसलिंग करा देगा। अगर आप उसको जाके बोलोगे कि मुझे ऑल इंडिया की काउंसलिंग करनी है, मतलब कि एमसीसी की काउंसलिंग करनी है, तो वो आपको रजिस्ट्रेशन फी लेगा और कर लेगा। वो करनी चाहिए या फिर आपको करने के बाद उससे फायदा होगा। स्टेट की बात करते हैं, मतलब महाराष्ट्र स्टेट की बात करते हैं, तो यहाँ पे 2 काउंसलिंग होगी, मतलब एमसीसी काउंसलिंग जिसको हम ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग बोलते हैं, एंड देन दूसरी महाराष्ट्र सीईटी सेल की काउंसलिंग। तो सबसे पहले तो जिन जिन बच्चों ने नीट का पेपर दिया है, नीट के लिए एडमिशन फॉर्म भरा है, उनको स्कोर कार्ड मिला है, तो उन सब बच्चों ने अपनी महाराष्ट्र सीईटी सेल की काउंसलिंग करनी चाहिए। ऑल इंडिया के कट ऑफ के कंपेयर में महाराष्ट्र सेल का कट ऑफ जो होता है वो फॉर श्योर कम जाता है, क्योंकि ये स्पेसिफिकली सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट के बच्चों के लिए होते हैं। मतलब यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा सा कम होता है, इसलिए कम कट ऑफ पे आपको कॉलेज मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है। एमसीसी की काउंसलिंग कौन सा डिग्री के लिए होती है, तो एमबीबीएस एंड बीडीएस, ये 2 जो डिग्रीज होती है, इनके कॉलेजेस या फिर इनकी काउंसलिंग जो होती है वो एमसीसी के थ्रू भरी जाती है। एमसीसी के अंडर सारे स्टेट के गवर्नमेंट या मतलब डीम्ड कॉलेजेस आ जाते हैं। अगर आपको डीम्ड कॉलेज में लेना है तो आपको एमसीसी की करनी ही पड़ेगी। सबसे पहले तो जिनके मार्क्स, जिनका एआईआर बहुत अच्छा है और उनको जो प्रेफरेंस है उनके कॉलेज का, वो कॉलेज उनको एमसीसी की कट ऑफ के थ्रू मिलने की बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो उन लोगों ने एमसीसी की काउंसलिंग करनी चाहिए। इन सेकेंड कौन आता है इस कैटेगरी में, तो जिनके पास बजट है, मतलब जो डीम्ड यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेने वाले हैं, मतलब जिनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा या फिर सेमी गवर्नमेंट स्टेट के थ्रू नहीं मिलने वाला है और उनको इंस्टीट्यूशनल कोटा से मतलब डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो उन लोगों को फॉर श्योर यही काउंसलिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, 2 कैटेगरीज हो गए। एंड थर्ड कैटेगरी मतलब कि जिसको बस देखना है कि मुझे कॉलेज मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक, नहीं मिला तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो मैंने रजिस्ट्रेशन की फीस भरी है वो गई तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ऐसे 3 कैटेगरीज होती है जिन बच्चों ने एमसीसी की काउंसलिंग करनी चाहिए। और एमसीसी के थ्रू आप कौन से कॉलेज की काउंसलिंग नहीं कर सकते, तो जो प्राइवेट कॉलेजेस है, मतलब कि जिसके अंदर आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। ठीक है, मतलब कि महाराष्ट्र स्टेट की भी प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग आप एमसीसी के थ्रू नहीं कर सकते, सिर्फ डीम्ड यूनिवर्सिटीज, देन गवर्नमेंट कॉलेजेस, देन एम्स, जिपमर, ये सब जो ऑल इंडिया कोटा, ऑल इंडिया लेवल की कॉलेजेस है, सेंट्रल कॉलेज है, इन सारे कॉलेजेस की आप काउंसलिंग एमसीसी के थ्रू कर सकते हो। और एक काउंसलिंग आती है आयुष। ठीक है, तो उसके थ्रू हमें कौन से डिग्री के लिए एडमिशन मिलता है, तो सबसे पहले तो बीएमएस एंड बीएचएमएस, ये दो डिग्रीज की काउंसलिंग जो होती है वो आयुष के अंडर होती है। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि मेरे स्कोर पे मुझे महाराष्ट्र स्टेट में भी कॉलेज नहीं मिलेगा या फिर एमसीसी के थ्रू भी कॉलेज नहीं मिलेगा, तो आप लोगों को दूसरे स्टेट्स का कट ऑफ जान के उस स्टेट की काउंसलिंग करनी चाहिए। और बहुत सारे स्टेट की काउंसलिंग अभी शुरू भी हो चुकी है, तो कर्नाटका की काउंसलिंग शुरू हो गई है, तो आप थोड़ा अलर्ट रहो, आपके स्कोर के अकॉर्डिंग आपको कहाँ एडमिशन मिल सकता है थोड़ी सा देखो, या फिर आपकी काउंसलर की हेल्प लो। मैं मुझसे पॉसिबल होगा तो मैं इन्फॉर्मेशन की जो पीडीएफ है मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी भेज दूंगी। जो काउंसलिंग प्रोसेस होती है वो बहुत क्रूशियल होती है और इम्पोर्टेंट होती है। तो रजिस्ट्रेशन फी, मतलब कि आपको कौन सी काउंसलिंग के लिए कितनी रजिस्ट्रेशन फी लगती है, तो सबसे पहले एमसीसी के लिए जो ओपन और ईडब्ल्यू कैटेगरी के बच्चे होते हैं उनको 1000 रुपये, मतलब 1000 रुपीज जो होती है वो नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फी होती है। और एम्स जिपमर की अगर करनी है तो 10,000 रुपीज आपको ये रिफंडेबल होता है, तो इतना डिपॉजिट देना पड़ता है एमसीसी की। मैं ये इन्फॉर्मेशन जो है वो 2024 के बेसिस पे दे रही हूँ, जो रजिस्ट्रेशन फी बता रही हूँ। इस साल की अभी आना मतलब डिक्लेयर होना थोड़ा सा डिक्लेयर नहीं हुआ है, पर ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, इसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा। इसलिए आप ये ध्यान में रखना कि 1000 रुपये जो होते हैं वो नॉन रिफंडेबल होती है, एंड 10,000 रुपीज़ फॉर एम्स जिपमर कॉलेजेस के लिए होती है जो कि रिफंडेबल है। ठीक है। और अगर आप दूसरे कैटेगरी से हो, मतलब एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, या फिर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो, तो आपको 500 रुपीज जो है वो नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फी होती है। एंड अगर एम्स जिपमर कॉलेजेस चाहिए आपको, मतलब मिल सकते हैं, तो आपको उसके लिए 5000 रुपीज रिफंडेबल डिपॉजिट भरना पड़ता है। एंड अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए कर रहे हो तो यहाँ पे कोई कैटेगरी वाइज वेरिएशन नहीं है, सारे कैटेगरीज के लिए 5000 रुपीज रजिस्ट्रेशन फी होती है फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटीज। एंड 2 लाख
मतलब 2 लाख रुपए जो है वो आपको डिपॉजिट के तौर पे देने पड़ते हैं, जो कि रिफंडेबल होते हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटीज 5,000 रुपीज एज अ नॉन रिफंडेबल एंड 2 लाख रुपीज एज अ रिफंडेबल फॉर ऑल कैटेगरीज। तो महाराष्ट्र सीईटी सेल के थ्रू आप कौन सी डिग्रीज के लिए अप्लाई कर सकते हो? तो एमबीबीएस, बीएमएस, बीडीएस, बीएचएमएस, इन सारे डिग्रीज के लिए आपको एक ही काउंसलिंग करनी पड़ती है महाराष्ट्र स्टेट के लिए। जैसे कि हमने एमसीसी के लिए देखा, मतलब ऑल इंडिया लेवल पर देखा कि एमसीसी के थ्रू हम सिर्फ एमबीबीएस एंड बीडीएस के कॉलेज के लिए प्रोसेस कर सकते हैं, एंड जो आयुष काउंसलिंग की वेबसाइट है उसके थ्रू आप बीएमएस एंड बीएचएमएस के थ्रू के लिए काउंसलिंग कर सकते हो, ठीक है। महाराष्ट्र स्टेट के कॉलेजेस के लिए एक ही काउंसलिंग है, बीएमएस, बीडीएस, बीएचएमएस, देन एमबीबीएस, सारे डिग्रीज के लिए। तो इसका रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है? स्टेट का जो रजिस्ट्रेशन है वो 1,000 रुपये में हो जाएगा अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस लेने हैं, और अगर आपको डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है, प्राइवेट कॉलेजेस में लेना है, तो आपको उसमें एडिशनल 5,000 रुपीज़ देने पड़ते हैं, मतलब टोटल 6,000 पड़ेगा फॉर प्राइवेट कॉलेजेस थ्रू एमएचटी सीईटी सेल काउंसलिंग, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों को ये भी डाउट होता है कि मैंने एमसीसी के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है, तो क्या मैं सीईटी सेल की काउंसलिंग कर सकता हूँ? तो येस, ताकि एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू आपको कॉलेज मिलने के चांसेस कम है। और अगर आप सीईटी सेल की काउंसलिंग करना चाहते हो, ये डिसीजन आपका बाद में आया, तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक ही काउंसलिंग करनी है, या फिर सिर्फ आप एमसीसी कर सकते हो, या फिर आपने एमसीसी की तो आप सीईटी सेल की काउंसलिंग नहीं कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर आपने एमसीसी के लिए पार्टिसिपेट किया है तो कोई बात नहीं, आप जरूर सीईटी सेल के थ्रू भी काउंसलिंग करो, ठीक है। तो ये हो गया एमसीसी एंड एमएचटी सीईटी सेल के काउंसलिंग के बारे में। अगर आपको इन दोनों काउंसलिंग के थ्रू कोई एडमिशन नहीं मिल सकता है, ऐसे आपको लग रहा है, तो आप किसी और स्टेट को या फिर अदर स्टेट को ट्राई कर सकते हो, और उसका पहले आप कट ऑफ वगैरह सब देख के ही करो, क्योंकि बहुत स्टेट का ऐसे होता है कि नॉन रिफंडेबल फीस जो होता है वो आपकी वेस्ट हो जाएगी, या फिर आपको फ्रॉड भी होते हैं बहुत सारे काउंसलर। तो आप ये सब कुछ देख के ही करो। और बहुत सारे स्टेट ऐसे भी है जिनकी रजिस्ट्रेशन फी होती ही नहीं, जैसे कि यूपी की अगर काउंसलिंग आप फ्री में कर सकते हो, आपको मतलब काउंसलिंग के पहले कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी पड़ती, तो आप इस स्टेट की काउंसलिंग कर सकते हो। तो थोड़ा सा पहले इन्फॉर्मेशन निकाल के ही आप किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना। एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल फ्यूचर डॉक्टर्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।